यानी कि इतना दिन ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ लगाने के लिए धमकी दे रहे थे और इस बार तो ट्रंप खुद का देश का कंपनी को ही टैरिफ लगाऊंगा ऐसा धमकी दे रहे थे। शाबाश। और जंग कभी भी डर के जीती नहीं जाती है, जंग हमेशा लड़ के जीती जाती है। शेयर मार्केट में एक बार फिर से कुछ बड़ा हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ट्रंप एक बार फिर से अपना जो पुराना फॉर्म है उस पुराना फॉर्म पर फिर से वापस आ चुके हैं। यानी कि इतना दिन ट्रंप ने क्या खेला खेला, इतना दिन ट्रंप ने टैरिफ का पूरा खेला खेला और उस खेला के वजह से पूरा दुनिया का बाजार गिरा। फिर से पूरा दुनिया का बाजार ने कमबैक किया और उसके बाद ट्रंप का जो टैरिफ का कहानी था वो मोटा मोटी खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से ट्रंप का टैरिफ का जो कहानी है वो फिर से शुरुआत हो चुकी है और एक बार फिर से पूरा दुनिया का जो शेयर बाजार है वो परेशान होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब क्या फिर से टैरिफ का कहानी शुरू हो गया है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और फाइनली इस वीडियो का एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट्स का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बहुत कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। शेयर बाजार में क्या क्या अपडेट चल रहा है सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कहानी को एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। आज से ठीक 2-2.5 महीना पहले जब ट्रंप आए थे तो ट्रंप ने क्या करना शुरू किया था, ट्रंप पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए बोल रहे थे, पूरी दुनिया को धमकी दे रहे थे कि मैं पूरी दुनिया पर हर एक देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे जापान हो, हर एक देश में ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहते थे। और जब ट्रंप का ये खबर आया था उसके बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में डिस्टर्ब शुरू हुआ, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट का जो शेयर मार्केट है वो गिर चुका था, ठीक है। और जब ट्रंप को थोड़ा बहुत रियलाइज होने लगा कि मेरी इस डिसीजन के वजह से कहीं ना कहीं पूरा दुनिया का मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है, हर कोई मुझे गलत सोच रहा है, उसके बाद ट्रंप ने क्या किया कि इसी रेसिप्रोकल टैरिफ को ट्रंप ने 3 महीना के लिए पोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रंप अनाउंस 90 डे पोस्ट ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि ट्रंप ने कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ तो पूरी दुनिया पर लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैं 3 महीना का ब्रेक लेना चाहता हूं। और जैसे ही ये वाला अनाउंसमेंट हुआ, यानी कि 3 महीना का ब्रेक के लिए अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद जो पूरा दुनिया का शेयर मार्केट गिरा हुआ था फिर से पूरा दुनिया का शेयर मार्केट में कमबैक देखने को आपको मिला होगा। इनफैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी अभी के टाइम पे आपको कमबैक देखने को मिला होगा। इतना तो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया, आप लोगों को पता था, फिर भी थोड़ा सा याद दिला दिया। अब अभी के टाइम पे फिर से कहानी वही रिपीट शुरू हो चुकी है। अभी के टाइम पे ट्रंप का फिर से ये कहना है कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ को फिर से लगाने वाला हूं। अब उनका जो 3 महीना का डेट था वो तो जुलाई में था, लेकिन अभी जुलाई आया नहीं है, फिर से वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहते हैं। कौन से देश पर लगाना चाहते हैं, क्यों लगाना चाहते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप गोल्ड का प्राइस देखोगे तो ये देखो, जब पूरा रेसिप्रोकल टैरिफ का डर था दुनिया में तो गोल्ड का जो प्राइस है वो पूरा टॉप पर पहुंच गया था, 1,03,000 या फिर 4,000 तक पहुंच गया था गोल्ड का प्राइस, ठीक है। ये टॉप का बात है। उसके बाद ट्रंप ने 3 महीने के लिए पोज लिया तो पूरा दुनिया का माहौल थोड़ा बहुत अच्छा हुआ और अच्छा होने की वजह से गोल्ड का जो भाव है फिर से गिरना शुरू हो गया, क्योंकि जब ग्लोबली संकट हट जाती है तो गोल्ड में सबसे ज्यादा गिरावट होती है, तो वही हुआ था। लेकिन अगर आप देखोगे तो निचले स्तर से फिर से गोल्ड में रिकवरी देखने को मिल रहा है, यानी कि गोल्ड का जो भाव है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। अब जबकि गोल्ड का भाव फिर से बढ़ना शुरू हो गया है तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं शायद फिर से ग्लोबल संकट मंडरा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब गोल्ड का प्राइस देखो बीच में 95,000 तक चला गया था, अभी के टाइम पे फिर से 98,000 तक चला गया, ठीक है। तो फिर से गोल्ड में कमबैक शुरू हो गया है, यानी कि ग्लोबल संकट फिर से आ चुकी है, ठीक है। क्या संकट आई है उसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप पूरा ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो एक बार फिर से पूरा ग्लोबल मार्केट फिर से परेशान हो चुका है। यहाँ पे आप देखो यूएस का मार्केट अभी तक डाउन है, उसके बाद यूरोपियन मार्केट देखो 1.5% गिरावट है, ठीक है। इनफैक्ट हमारा गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो उसमें भी छोटा सा आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो फिर से एक बार पूरा ग्लोबल मार्केट परेशान हो चुका है और एक बार फिर से ट्रंप का जो टैरिफ है वो कहानी फिर से शुरू हो गया है। क्या कहानी हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रंप रिकमेंड्स 50% टैरिफ ऑन द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम 1 जून, यानी कि ट्रंप तो 3 महीना बाद रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले थे। अब 3 महीना कब होगा, जुलाई महीना में 3 महीना कंप्लीट होगा, लेकिन जून का 1 तारीख को ही क्यों ट्रंप यूरोपियन यूनियन को टैरिफ लगाना चाहते हैं, इसके पीछे का
रीजन ट्रम्प ने ये बताया कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील से रिलेटेड नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रम्प का ऐसा कहना है कि शायद यूरोपियन यूनियन हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हमारे साथ टैरिफ से रिलेटेड नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी रिस्पॉन्स ना देने के कारण हम यूरोपियन यूनियन पर 1 जून से टैरिफ लगाना चाहते हैं, वो भी 50% का। ठीक है, तो यहाँ पे ईगो की लड़ाई हो चुकी है। शायद हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रम्प को पर्सनली फोन नहीं किया होगा, या फिर अमेरिका से ट्रेड डील से रिलेटेड नेगोशिएशन करने के लिए कुछ नहीं बोला होगा। इसके वजह से ट्रम्प का ईगो हर्ट हो गया, और उसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जून से फिर से टैरिफ का जो कहानी है वो शुरू हो चुका है यूरोपियन यूनियन में। ये पहला बात हो गया। अब पूरी दुनिया पर तो ट्रम्प टैरिफ लगाना चाहते ही हैं, लेकिन इनफैक्ट इस बार तो वो अपने देश का कंपनी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रम्प वांट्स ऑफ 25% टैरिफ ऑन एप्पल इफ आईफोन नॉट मेड इन यूएस। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ट्रम्प ने एप्पल कंपनी को वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया है? एप्पल कंपनी को यह बोला है कि अगर आप आईफोन को अमेरिका में नहीं बनाओगे, अगर आप आईफोन को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, तो आपको आईफोन के ऊपर 25% का टैरिफ देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि इतना दिन ट्रम्प पूरी दुनिया को टैरिफ लगाने के लिए धमकी दे रहे थे, और इस बार तो ट्रम्प खुद का देश का कंपनी को ही टैरिफ लगाऊंगा ऐसा धमकी दे रहे थे। शाबाश। तो ये कहानी हो रहा है। ठीक है, उनका सिंपल सा ये कहना है कि अगर आईफोन जो है वो किसी और देश में मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो आईफोन अगर अमेरिका में सेल होगा तो उस पर ट्रम्प 25% का टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो रहा है। अब देखो, आईफोन अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होगा, यानी कि जैसा ट्रम्प चाहते हैं कि आईफोन अमेरिका में बने, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो अमेरिका जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्टली देश है। वहां पे जमीन खरीदना, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करना, वहां पे लेबर का जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। आईफोन का प्राइस काफी ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसीलिए तो आईफोन जो कंपनी है वो अलग अलग देशों में जाकर अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाती है, वहीं पे आईफोन बनाती है, वहीं पे सेल करती है। अब आईफोन कंपनी चाहे तो अमेरिका में भी बना सकती है, लेकिन वहां का जो जमीन का दाम है, वहां पे जो लेबर कॉस्ट है बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे बनेगा तो चीजों का दाम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ट्रम्प चाचा को ये सब कौन समझाने जाए। ठीक है, तो ये कहानी हुआ। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक बार फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ते ही जा रहा है, और एक बार फिर से अमेरिका के प्रति बड़े बड़े इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो कम होते ही जा रहा है। इसीलिए तो कुछ दिन पहले अगर आप मूडीज का रिपोर्ट देखोगे तो मूडीज ने तो साफ साफ यूएस मार्केट को डाउनग्रेड कर दिया था। यानी कि मूडीज ने कहा था कि अमेरिका का जो मार्केट है वो आने वाले समय में उतना अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा मूडीज का कहना था। उसके बाद जेफरीज का भी रिपोर्ट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, जेफरीज प्रेडिक्ट्स प्रोलॉन्ग डॉलर डिक्लाइन एज ट्रम्प्स स्टाइल। यानी कि अमेरिका का जो डॉलर है उसका तो परिस्थिति दिन पर दिन खराब होते ही जा रहा है। डॉलर का जो वैल्यू है वो दिन पर दिन गिरते ही जा रहा है। अब जेफरीज का ऐसा कहना है कि ट्रम्प का अगर ऐसा रवैया कंटिन्यू रहता है ना, तो डॉलर का जो वैल्यू है वो और ज्यादा डिक्लाइन होते ही जाएगा। और उसके बाद जेफरीज ने यह भी बोला कि ग्लोबल कॉन्फिडेंस, यानी कि पूरा दुनिया का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कम होते जाएगा अमेरिका के प्रति, क्योंकि बार बार अगर कुछ डिसीजन लेगा और उस डिसीजन को कुछ महीना बाद खुद ही पलट लेगा, खुद ही पलटी मार लेगा, तो ऐसे तो ग्लोबल जो कॉन्फिडेंस है वो अमेरिका धीरे धीरे खो देगा। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो अभी अमेरिका के प्रति काफी ज्यादा सावधान हो रहे हैं। तो ये जो मैटर है ना पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा जीडीपी वाला देश है। अमेरिका में कुछ भी गड़बड़ होगा तो पूरा दुनिया में इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कहानी हुआ। अब अभी के टाइम पे आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि अगर आप इंडियन शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के आप शेयर को खरीद रहे हो वो कंपनी अमेरिका में कितना बिजनेस करती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एक ए नाम का कंपनी है। ठीक है, अब ये जो ए नाम का कंपनी है, ये ए नाम का कंपनी 70% जो पैसा है वो अमेरिका से कमाती है। अब अमेरिका में आपको पता ही है कि अमेरिका में अभी ट्रम्प चाचा प्रेसिडेंट है। अब ट्रम्प का कब क्या मूड बन जाए किसी को नहीं पता। ट्रम्प अगर अचानक से बोल दे कि जो कंपनी हमारे देश से पैसा कमा रही है उस पर 25% का टैरिफ, 30% का टैरिफ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अगर ऐसा ट्रम्प चाचा कर देते हैं तो जो कंपनी 70% पैसा अमेरिका से कमाती है उस कंपनी का बिजनेस में काफी ज्यादा हैम्पर पड़ेगा कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपको देखना है जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी का अमेरिका में कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है। अगर अमेरिका में उतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जिस कंपनी के शेयर को खरीदा है वो कंपनी ज्यादातर पैसा अमेरिका से ही कमाती है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और यहाँ पे आपको और भी ज्यादा डीपली अपने कंपनी को रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बिकी दन ने। बिकी जी पूछते हैं 2 साल में 3 लाख रुपया डूबा,
अब छोड़ दिया मार्केट, यानी कि विकी जी का 2 साल में 3 लाख रुपया डूब गया है, अब वो शेयर मार्केट को छोड़ दिया है। तो विकी जी ठीक है, ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आपका पैसा डूब गया, आपने मार्केट को छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले मैं ये इंक्वायरी करता कि किस रीजन की वजह से मेरा 2 साल में 3 लाख रुपया शेयर बाजार में डूबा है। आखिर मेरे अंदर ऐसा क्या कमी थी, क्या नॉलेज की कमी थी, जिस नॉलेज की कमी की वजह से मेरा पैसा डूबा है, और जितना पैसा मेरा डूबा है उससे 10 गुना पैसा मैं कैसे शेयर बाजार में रिकवर करूंगा, ये मैं खुद से प्लान बनाता। ठीक है, और जंग कभी भी डर के जीती नहीं जाती है, जंग हमेशा लड़ के जीती जाती है। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं डर के मारे छोड़कर भागता नहीं, मैं और ज्यादा सीखने के लिए प्रयास करता, और जिस गलती को मैंने किया था उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता। ठीक है, बाकी आपका पर्सनल चॉइस है। अगला क्वेश्चन पूछा है अकबर जी ने, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए सर, स्मॉल कैप। अच्छा, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो लिखकर बताया है, मैं ब्लर कर देता हूं क्योंकि फंड का नाम मैं नहीं दिखा सकता। तो आपने स्मॉल कैप में 1000 रुपया डाला है, मिड कैप में 1000 रुपया डाला है, लार्ज कैप में 1000 रुपया डाला है, फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपया डाला है। टारगेट है आपका 10 से 15 सालों तक। तो अकबर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठीक है, आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप बहुत ही प्रॉपर पोर्टफोलियो आपने बनाया है। और म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसी तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि एक ही फंड में पूरा पैसा आप डाल दो। तो बहुत बढ़िया आपका आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है, स्मॉल, लार्ज, मिड सब कुछ आपने ले लिया है। तो अकबर जी, आपने काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को। कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है अरविंद जी की तरफ से, काश आपकी वीडियो इन्वेस्टमेंट करने से पहले देख लिए होते तो आज मेरे पोर्टफोलियो की 50% बैंड ना बची होती। वेरी गुड वीडियो, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। तो अरविंद जी, सबसे पहले तो थैंक यू। और आपने बोला कि काश आपकी वीडियो को मैंने पहले देख लिया होता तो 50% आपकी पोर्टफोलियो का बैंड नहीं बचा होता। तो मैक्सिमम लोग शेयर बाजार में यही गलती कर देता है। पहले मैं बार बार बोलता हूं कि आप चाहे मेरी वीडियो देखो या फिर दुनिया में किसी का भी वीडियो देखो, पहले नॉलेज ले लो। आप कहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये जो पैसा है लोग बहुत ज्यादा मेहनत से कमाता है। तो इस पैसे को कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे गोल्ड में, चाहे दुनिया का किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करो। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले जहां पे आप पैसा लगा रहे हो उसकी इंक्वायरी कर लो। आज आप अफसोस कर रहे हो, अफसोस करने का क्या फायदा भाई। आप अगर पहले ही यूट्यूब पर सर्च कर लिए होते कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, शेयर मार्केट में बिजनेस का एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आपको बहुत वीडियो मिल जाता। उन वीडियो को देखकर अगर आप सीख कर इन्वेस्टमेंट करते तो आज आपका ये दिन नहीं होता। तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपने मेहनत का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, भैया इंक्वायरी करके इन्वेस्ट करो, देख लो कि वो जगह आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, सुइटेबल है कि नहीं। और शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को विजिट करो, फ्री में बहुत कुछ मैंने सिखा दिया है और आने वाले समय में भी सिखाता रहूंगा। तो हमारे चैनल का नॉलेज वाला वीडियोस को देखो और सीखते रहो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपके अंदर भी सवाल है, नीचे कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको शेयर मार्केट को डिटेल में सीखना है तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। और हाँ, डीमैट अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।